दोस्तों आज मैं बात करूंगा गवर्नेंस के माइक्रो टॉपिक्स की, जो कि आपकी यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पेपर की बात करूं तो जीएस पेपर 2 मेंस में यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नेंस टॉपिक जो है वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। प्रीलिम्स में आप एक दो क्वेश्चन तक देख सकते हो। इसके अलावा मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि पूरे के पूरे आपके सिलेबस पे हैं, और एक वीडियो मैंने करंट अफेयर पे शुरू किया है, वो भी कल रात से। तो आप ज़रूर देखिए जिससे कि आपको क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी तो आपको भी पता है, मैं सारी बातें बता चुका हूँ। तो चलिए समझते हैं गवर्नेंस में क्या क्या पढ़ना होता है। देखो साफ बात समझ लो कि जब बात गवर्नेंस की करी जा रही है मतलब शासन, शासन मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन होगा। और जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हमको समझना पड़ेगा कि शासन किस तरीके से काम करता है। मतलब अगर कोई पॉलिसी आ रही है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, तो वह ज़मीनी स्तर पे कैसे पहुंचेगी, उनकी कार्यशैलियाँ क्या क्या होती हैं, यही सारी बातें होंगी। ये एक पिक्चर तो क्लियर है। लेकिन अब हमको एग्ज़ाम के नज़रिए से देखना है, तो समझते हैं क्या क्या है, क्योंकि हर चीज़ का एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। पहला है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी सरकार की नीतियां हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको देखना होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तरक्की और विकास। उसके अलावा देखो अगर किसी भी तरीके का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सीधी सी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट से या मानवता के विकास से जुड़ा होगा, या जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मानव पूंजी निर्माण, उससे जुड़ा होगा। यहीं पे बात आती है समानता की, इक्वलिटी कहते हैं, और इंटरपर्सनल एंड इंटर रीजनल है। इंटरपर्सनल मतलब पारस्परिक, और इंटर रीजनल, रीजन से आपको समझ में आ रहा है कोई जगह होगी, तो मतलब अंतर क्षेत्रीय। एंड सोशल जस्टिस, और हर चीज़ सामाजिक न्याय से भी जुड़ती। भाई कुछ भी होगा तो समाज में जो लोग हैं उसको फ़ायदा तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो क्या फ़ायदा उस डेवलपमेंट का। इसके अलावा हम एकता और अखंडता की बात करेंगे, यूनिटी और इंटीग्रिटी। अब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि देशभक्ति है, भाई देश को समान लेके चलना है। दूसरा आप समझ लो कि भाई कोई भी चीज़ सरकार करना चाहती है वो एक पूरे के पूरे वर्ग को मिले। समझ में आ गई? मतलब जो भी है उसे नुकसान ना हो, किसी मतलब एक पार्टी का फ़ायदा हो रहा है दूसरे का ना हो। इसके अलावा जो स्टेट और सिटीज़न है इनके बीच में ट्रस्ट बना रहे। अच्छा, अब स्टेट की बात आती है तो क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार से है? नहीं सर, सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सबके सब स्टेट के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने पॉलिटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो स्टेट की डेफिनेशन आपको डेफिनेटली क्लियर होगी। इसके बाद हमको पढ़ना है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले करी, मतलब प्रभावी कार्यान्वयन। हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है। इसमें क्या क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना है कि ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है। इसके अलावा इसके बेस्ट आउटकम क्या है, जो भी संसाधन दिए गए हैं। और सबसे पहली बात देखो, कोई एक स्कीम आती है, लेट से आपके घर के पास एक रोड बननी है, ठीक है, और आज 2022 में वो पास हो गई कि ये रोड बनेगी। लेकिन अगर ये 2022 में नहीं बनी, जाके 2030 में बनी, तो क्या फ़ायदा उस डेवलपमेंट का? मतलब रोड तो बन गई लेकिन 8-10 साल का नुकसान भी तो हुआ ना। तो ये बात भी यहाँ पे निकल के आती है कि जो दिए गए समय में संसाधनों और बाधाओं को देखते हुए सर्वोत्तम परिणाम देना है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो भी सरकार की स्कीम्स आती हैं उनका एनालिसिस। अब इसके लिए आपको करंट अफेयर से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन एक बात, सिर्फ करंट से नहीं, इतिहास में जो भी स्कीम्स आई हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब सरकारी हस्तक्षेप। जरूरी है कि नहीं, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? तो इसके अंतर्गत क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन। फिर उसके अलावा रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, संस्थान होते हैं, उनका रोल क्या है। फिर ब्यूरोक्रेट्स क्या है, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका क्या काम रहता है, उनकी क्या भूमिका रहती है, ये जानना है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक बात बहुत कॉमनली और बहुत आसानी से लोगों को समझ में आ सकती है और कॉमनली देखने को मिलती है कि जितना गवर्नमेंट सेक्टर है ना, यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी की है, ये आपको माननी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़े स्तर पे है। एंड अकाउंटेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप इस गवर्नमेंट के काम को देखें पिछले कुछ सालों में, तो अकाउंटेबिलिटी बनने लगी है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो ठीक है नहीं कर रहे हैं, अब हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी की वजह से प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो करता है, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर है, यहाँ ट्रांसफ़र करते रहते हैं। खैर समस्याएं हर जगह हैं, लेकिन ये टर्म्स समझनी भी ज़रूरी होती हैं।
इसके बाद क्या है, इसके बाद है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका सर्वोच्च स्तर पे किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, या आप इसे इष्टतम उपयोग भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो राइट टारगेटिंग है, सही लक्ष्यीकरण। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप इसे लीकेज कहते हो। लीकेज मतलब ऐसा नहीं कि पाइप लगाया फट गया तो ऑफकोर्स पानी का नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से लेट्स से अगर कहीं पर कोई रिसोर्स है और उस रिसोर्स में कहीं पर छोटी सी प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, उसको कैसे कम किया जाएगा, ठीक है, ये बातें हैं। फिर उसके यूज़ ऑफ अवेलेबल नॉलेज, आपके पास जो भी नॉलेज है रिसर्च एंड इनोवेशन किसे रिलेटेड या उसको करने के लिए, तो आप उसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आप ये सोचोगे कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे या हमें करना नहीं है, तो वो भी एक गलत स्टेप होता है। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको भी पता है कि इट्स अ नेगेटिव एटीट्यूड। उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, मैं आपको बता रहा हूँ ज़मीनी स्तर पे चीज़ें कैसे होती हैं, कोई भी स्कीम आती है, सिर्फ ज़मीनी स्तर की बात नहीं, हर जगह पे। तो अब देखो, सरकार ने स्कीम आई, फिर उसके बाद वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात हो गई। जो भी इंस्टीट्यूट के लिए आया वो उस इंस्टीट्यूट ने कैसे काम किया, ब्यूरोक्रेट्स का रोल क्या है, रिसोर्सेज कैसे करने। अब यहीं पे बात आती है कि भाई जो काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी तो ज़रूरी है, एवोल्यूशन कैसे होगा, ये बातें जानना। इसके अलावा आउटकम बजट, फिर जीरो बेस बजटिंग क्या है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस देखना होगा, भाई जितना जा रहा है उतना आ रहा है क्या। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को आप ऐसे समझो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको सिलेबस नहीं पता और आपने पूरी की पूरी कोचिंग जा करके या पूरा कोई कोर्स लेकर के ख़त्म कर दिया। आप बताइए कितने % चांस है कि आपको पता होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ और एग्ज़ाम में उसका नुकसान हुआ कि नहीं। यही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो और इकोनॉमिक्स में आपने क्या किया कि लगा के मैथ्स उसकी जो इकोनॉमिक्स की होती है और आपने पूरे पूरे ग्राफ रट डाले और आते ही नहीं है। आ भी गया तो एक दिख गया, दो दिख गया और उसके चक्कर में आपने मतलब पूरा दिमाग ख़राब करके रखा 1 महीने तक, तो क्या कॉस्ट बेनिफिट क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो। फिर यहीं पे आती है सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स, टास्क फोर्सेज, स्टीयरिंग कमेटीज एंड रिव्यू कमेटीज। मतलब संस्थान, नियामक मापदंड, जो भी कार्यबल है, जो संचालित समितियां हैं, समीक्षा समितियां हैं, ये सारी बातें आपको देखनी होती हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अंतर्गत, जहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप मैंने बताया हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्रीज़ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में और बिना प्रोसेस की चीज़ें हो नहीं सकती। जैसे हमारे यहाँ एक समस्या है ना कि लोग न्यूज़पेपर या कुछ किताबें तो पढ़ते हैं नहीं और बस शुरू हो जाते हैं कुछ भी पढ़ना। जैसे कि आप इस बात को समझिए कि किसी जगह पे एक प्रॉब्लम है तो क्या वो प्रॉब्लम एक दिन में आएगी? सर ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से खुशी एक दिन में नहीं आती वैसे उसी तरीके से दुख भी एक दिन में नहीं आता है। तो ये पूरी प्रोसेस को भी जानना ज़रूरी है और हर जगह काम करता है। भाई एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो 9 महीने में होगा, 12 महीने में नहीं होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और वही चीज़ खाने में है, अगर कोई 10 मिनट में दाल चावल बनता है तो 10 मिनट में ये कम करोगे तो कच्चा ज़्यादा करोगे तो कल जल जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे भी होती हैं। अब इसी को आप इस तरीके से समझो चौथे नंबर पे जहाँ मैंने डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि पूरा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें फ़र्क क्या है। उसके अलावा कंस्ट्रेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मतलब जो मुख्य बाधा है। कंस्ट्रेंट मतलब होता है मुख्य बाधा है। फिर मेन स्टेक होल्डर इन डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। भाई प्राइवेट में जाएगा, गवर्नमेंट पूरा करेगी, ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स को जानना है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे कैसे एक इंस्टीट्यूशन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, फंडिंग कैसे मिल रही है, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ नहीं होने वाला। फंडिंग के बाद माइक्रो फाइनेंस, जो छोटे छोटे स्तर पे चीज़ें होती हैं वो कैसे फाइनेंस होगी, इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या है इन चीज़ों का। और सीधी सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब संरचना और संगठन, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसकी एक संरचना क्या होगी, किस तरीके से वो एक संगठन के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा आपको एडवांटेजेस को जानना होगा। एडवांटेज को कहते हैं फ़ायदा। सरकार कोई डेवलपमेंट कर रही है, कोई प्रोसेस कर रही है तो उसकी क्या एक एडवांटेजेस क्या है, उसकी क्या बातें होंगी, ये आपको जानना है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, माइक्रो फाइनेंस की स्थिति क्या है। यहाँ इन इंडिया कहने का मतलब है कि उसकी स्थिति क्या है,
ठीक है, किस तरीके से काम करता है, सरकार किस तरीके से मदद करती है, सरकार नहीं करती तो अदर इंस्टीट्यूशंस होंगे तो वो कैसे काम करेंगे। फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, और एनजीओ की बात कर रहे हो तो देखो अभी रिसेंटली आप उठा लो, जनवरी की बात है तो लगभग 250 एनजीओ के एफसीआरए कैंसिल किए गए। एफसीआरए क्या होता है भाई, फॉरेन से जो फंडिंग होती है अब नहीं ले पाओगे, आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा आपने कैसे किया। अब 2014 से जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने एनजीओ पे नकेल करनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से आपको एनजीओज़ को भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो एनजीओज़ होते हैं और आईएनजीओज़ होते हैं, मतलब इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके भी डिफरेंस को जानना है, ये कैसे काम करते हैं और इनका जो काम है मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं वो किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फिर यूनाइटेड नेशन के क्राइटेरियाज क्या है आईएनजीओ और एनजीओज़ को, यहाँ देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने आ गए। यहीं पे एनजीओज़ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट किस तरीके से काम करती है, और फिर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, बेसिकली भाई जो भी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से आप कर रहे हो, कह सकते हो कि पुनर्वास और राहत के लिए। रिलीफ का मतलब राहत हो गया और रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। और वहीं किस तरीके से एनजीओ इन्वॉल्व होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, भाई कहीं पे बाढ़ आ गई तो अब यहाँ काम प्रशासन का है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर एनजीओ है तो वो भी कैसे काम कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। फिर एनजीओज एंड एडवोकेसी की भी बात यहाँ पे आती है। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने फंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, फिर उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, फिर एनजीओज, इन सब की बात करी। प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये क्या बोला है भैया, तो यहाँ पे ये जानना है कि शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जवाबदेही दोगे आप। तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि भैया आप सरकार है तो जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हीं के लिए हो, ये नहीं कि जो मनाया कर दिया पाकिस्तान के लोगों को अंदर ले आ रहे हो, तो ये वाली बात नहीं है। फीचर्स क्या होते हैं गुड गवर्नेंस की, विशेषताएं क्या हैं। इसके अलावा विधायी जवाबदेही, मतलब कानूनी रूप से जब तक किसी के ऊपर जवाबदेही नहीं होगी तब तक कहाँ ही कुछ होगा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, मतलब न्यायिक जवाबदेही आप इसको कह सकते हो। फिर उसके अलावा हमें यहाँ पे देखने हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो गई, इसको न्यायिक बोलेंगे, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव को प्रशासनिक जवाबदेही कहते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। एंड फिर हम देखेंगे ऑम्बर्ड्समैन, ठीक है, आप इसे लोकपाल कहते हो। विसल ब्लोअर हो गए 2020, 2019, 2018 नॉन स्टॉप विसल ब्लोअर्स थे। विसल ब्लोअर क्या होता है कि इस इंस्टीट्यूट में ही कुछ लोग काम करते हैं, उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता और वो शायद किसी गवर्नमेंट के लिए या किसी संस्था के लिए काम कर रहे होते हैं, बताते हैं। जैसे जब बैंकिंग में इतना सारा करप्शन चल रहा था तो वो विसल ब्लोअर्स ही थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि भैया आपके ये भागने वाले हैं, आपको नुकसान लगेगा, पैसा डूब जाएगा आपका। तो ये विसल ब्लोअर करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा और वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के रख देंगे, बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है। कई लोग होते हैं यहाँ पे एनजीओज भी काम कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग अपने पर्सनल कैपेसिटी भी करते हैं, बट इट्स क्वाइट रिस्की। उसके अलावा एंटी करप्शन मशीनरी क्या है, कैसे काम करती है, रोल ऑफ सिटीजन्स क्या है, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया किस तरीके से काम करती है, उसकी भूमिका क्या है, सोशल ऑडिट क्या होता है, और इसके अलावा सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की बात यहाँ पे करी जाएगी। फिर ई गवर्नेंस, आप देखें जब से डिजिटल इंडिया की बात चल रही है तो ई गवर्नेंस काफ़ी बड़े लेवल पे आ रहा है और जोड़ा भी जा रहा है। और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा ऑफ कोर्स हो रहा है कि एक्सपेंडिचर सबसे पहले बढ़ जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है सरकार की। इसके अलावा आप मॉनिटरिंग कर पाते हो चीज़ों की, छुपाया नहीं जा सकता, बिकॉज जहाँ पे कैमरे लग जाएंगे और एक संस्थान पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो करप्शन भी आपका रुकता है, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके अलावा एप्लीकेशंस इसके क्या क्या है, अनुप्रयोग कहते हैं आप इसको, किन किन मॉडल्स पे काम करता है, सक्सेस है या नहीं ये वाली बात, फिर इसकी लिमिटेशंस क्या है और भविष्य को लेकर के इसकी क्या संभावना है। एक बात याद रखना कि जब भी सरकार कोई काम करती है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगता है कि किस तरीके से फ्यूचर में भी ये चीज़ें काम आएंगी। उसके अलावा सिटीज़न चार्टर, मतलब नागरिक चार्टर कहते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे सिटीज़न चार्टर क्या है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत में कैसी चीज़ें काम करेंगी, इनको लेकर के कैसे कैसे मॉडल्स यहाँ पे होंगे, सिटीज़न चार्टर की बात कर रहा हूँ। फिर इश्यूज़ क्या है सीसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के और किस तरीके के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं, ये वाली बात। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और हमारा सपना है कि वहाँ पे जाएं, काम करें, एक नाम कमाएं, और वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका रोल क्या है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सिविल सर्विसेज का है क्या।
फिर नीड क्या है सिविल सर्विसेज की, रोल क्या है इनके, किस तरीके से ये अपना रोल किसी पर्टिकुलर चीज़ को या स्कीम को लेके और सोसाइटी को लेके करते हैं। लॉ मेकिंग किस तरीके से होती है, पॉलिसी किस तरीके से फॉर्मुलेट करी जाती है, आफ्टर ऑल सिविल सर्वेंट्स ये करते हैं। फिर पॉलिसी इवैल्यूएशन कैसे होता है, इसे मूल्यांकन कहते हैं। और किस तरीके से सिविल सर्विसेज प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में या लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, और हैं भी कि नहीं, ये बातें भी यहाँ पे आती हैं। फिर माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस मतलब धार्मिक और लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई तौर पर। फिर उसके बाद टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे सतत और समावेशी विकास की बात करी जाती है, यहाँ पे इनका क्या रोल रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे तो प्रेशर ग्रुप्स, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो या आपने हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ी हो तो कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप्स की बात आती है। और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन और उनके रोल क्या है पॉलिटी में, ये भी यहाँ पे होता है। तो जैसे प्रेशर ग्रुप क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, इसके अलावा इसके क्या महत्वपूर्ण प्रभाव क्या रहेंगे, आप ये भी बता सकते हो। फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको प्रेशर ग्रुप एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अच्छा, आप इसे अपोजिशन कह सकते हो क्या, बताइएगा ज़रूर। फिर एवोल्यूशन ऑफ प्रेशर ग्रुप रोल, किस तरीके से इनका जो एक काम है वो बड़ा है, इवॉल्व हुआ है बाय द टाइम, और आप इसको ये भी कह सकते हो कि भूमिका क्या है मूल्यांकन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और ये वाला पार्ट भी काफ़ी बड़ा है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, अगर आपको याद हो, ई गवर्नेंस पे, और उसके पहले जब मैंने आपकी पारदर्शिता की बात करी और विकास प्रक्रिया की बात करी, तो इसी तरीके से 10वां पॉइंट भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बात करेंगे अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो भी हमारी संवैधानिक पद हैं उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनके फंक्शंस, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो क्या क्या करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी। देखो, पॉलिटी में भी मैंने कुछ बातें बताई थी, पॉलिटी गवर्नेंस एक तरह से मिला जुला टॉपिक है, साथ में चलता है, बुक भी ऐसा ही आती है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बट मैंने अलग अलग इसलिए बताया सो दैट आपके सामने क्लैरिटी हो कि भैया अच्छा वो यहाँ पे ऐसा ऐसा है और यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं सीएजी के, पावर क्या कौन सी हैं, प्रिविलेज कैसे कैसे मिलेंगे, भाई कोई शक्तियाँ भी तो होंगी ना, इतनी बड़ी पोस्ट पे जा रहा है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको दिया है और जो वेरियस एक्ट्स हैं पार्लियामेंट के, उसके थ्रू उनको कैसी कैसी पावर एंड प्रिविलेज दी गई है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीआई, ईसीआई क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर प्रोसीजर, एप्लीकेशन, इनके भी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनको भी किस तरीके की पावर और प्रिविलेज दिए गए। तो सीएजी की बात करी, ईसीआई की बात करी, तो दोनों में सेम ही चीज़ थी, और ये ऑलमोस्ट सब में होगा। मतलब अगर मैं यूपीएससी के जो हेड होंगे और उनके अपॉइंटमेंट की बात करूँगा, तो यहाँ पे भी ये होगा कि इनके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूपीएससी के जो हेड होंगे, और फिर उसके अलावा उनके क्या पावर एंड प्रिविलेज है कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट दोनों के हिसाब से। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, किस तरीके से फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है, इनका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या मिल करके आपका फाइनेंस कमीशन बनाता है, इनके क्या फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मतलब जिम्मेदारियां हैं, पावर प्रिविलेज क्या है, और वही वाली बात की कॉन्स्टिट्यूशनल और जो वेरियस एक्ट्स हैं पार्लियामेंट के। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, जो भी आपका राष्ट्रीय कमीशन है एससी एसटीज़ के लिए, उनकी बात करी जाती है यहाँ पे। ये सारी बात है, राष्ट्रीय आयोग आप इसको कहते हो। 11वें बात करते हैं, और यहाँ पे जो बातें हैं ये आप अपनी ऑलमोस्ट डेली लाइफ पे सुनते ही रहते होगे, थोड़ा बहुत भी, मतलब सोशल मीडिया भी चलाते हो तो तुम्हें दिख जाता होगा। तो स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉसी जुडिशियल बॉडीज़ की बात करेंगे, हिंदी में कहते हैं वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय, जैसे फर्स्ट सेबी, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, पीएमओ, जोनल काउंसिल, ट्राई, आईआरडीए, आपको पता है इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करेगा। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, ऑफकोर्स कंज्यूमर्स की बात करी जा रही होगी। फिर रेड्रेसल कमीशन, जहाँ पे जो भी शिकायतें जाती हैं उसका समाधान करने के लिए। फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अभी मैंने बात ट्रिब्यूनल की करी थी। फिर मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, एंड देन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इनलैंड वाटर अथॉरिटी एंड आरबीआई। और ये सब रोज़ ही सुनते होगे, ठीक है। तो ये बातें आपकी यहाँ पे आती हैं जो स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी और कॉसी जुडिशियल बॉडीज़ हैं। 12वें पे आते हैं, तो इलेक्शन इन इंडिया किस तरीके से होते हैं, सेलियंट फीचर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्या है, फिर उसके अलावा सेलियंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म कौन कौन से हुए, क्या हुए,
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये समझना ज़रूरी है। अब क्या मतलब होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, क्या गुंडों को टिकट दे दिया ये होता है क्या, गलत लोग आ गए तो ये होता है क्या। फिर नेगेटिव एंड न्यूट्रल वोटिंग की बात यहाँ पे करी जाती है, ठीक है। देन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से फंडिंग होती है, एंड इरेगुलरिटीज़ इन पोलिंग। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पार्टी रिफॉर्म्स कब किए गए, कैसे किए गए, प्रॉब्लम क्या है, जो भी पार्टीज़ हैं उनको लेकर के, कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है, और ये छुपा नहीं है कि हर जगह है और होता ही रह रहा है। फिर रिफॉर्म इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन मीजर, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे आएंगी। और लास्ट जो आपका बना वो बचा दबाव समूह की भूमिका, आप इसे रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप कह सकते हो। और स्टार्टिंग में भी मैंने प्रेशर ग्रुप की बात करी थी। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और ऑफ कोर्स डेवलप कंट्रीज़ में भी ऐसा हो सकता है तो वहाँ पे भी बात करेंगे। कंपैरिजन यहाँ पे डेफिनेटली होगा। फिर फंक्शन क्या है प्रेशर ग्रुप का, प्रेशर ग्रुप के मेथड क्या है, क्या क्या तरीके से वो लोग काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप और डेमोक्रेसी क्या है, और ऑफ कोर्स लास्ट में क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेशर ग्रुप, किस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स का क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं। तो ये हमारा गवर्नेंस का था। और कल मैंने पॉलिटी की बात करी थी। अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों को मिला लें तो 50 मिनट से ऊपर का वीडियो हो रहा है। 30 मिनट का कल का था और आज का भी 21 मिनट से ऊपर का हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इतना जानने के बाद जब क्लैरिटी हो गई तो फिर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। मतलब अगर मैं बात कर लूँ 27 कल थे, 14 आ जाए, 41 होता है। और अगर एक टॉपिक भी रोज के चल के चलोगे तो 41 दिन में मास्टर लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जुड़िए हमारे साथ, मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।